हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 है ये, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉजेज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। तो आज ये टॉपिक मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात जो है इसको हम पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या क्या ऐसे रीजंस थे, हमें अच्छे से पता है जब कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न वजह होती है। तो ऐसे ही कुछ है कि रशियन रेवोल्यूशन जब हुई, इससे पहले हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो जब भी कोई रेवोल्यूशन होती है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह होती है, ठीक है। तो इस जो रूसी क्रांति थी उसके पीछे क्या वजह थी, क्यों ऐसी क्रांति हुई। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये है मिजरेबल कंडीशन ऑफ द रशियन फार्मर्स। यानी रशियन फार्मर्स की ऐसी क्या हालत क्या थी, क्या उनकी दुर्दशा थी जिसके वजह से शायद वो इतने खुश नहीं थे। और दुर्दशा का मतलब ही होता है कि शायद इतनी बुरी कंडीशन होना जिसके वजह से उनके पास कोई और ऑप्शन ना रहा हो और फाइनली उन्होंने क्रांति में पार्टिसिपेट कर लिया। तो देखिए, रशिया जो है अगर एग्रीकल्चरली देखें तो बहुत ही बैकवर्ड था, इवन कब तक 19th सेंचुरी तक। और अच्छा, इसका ये एक रीज़न ये भी है क्योंकि इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई थी वहाँ पे। तो इंडस्ट्रीज आपको अच्छे से पता है ज़मीन पे ही सेटअप होती हैं, और जब ज़मीन पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाती हैं तो लोगों के पास, जो किसान है उनके पास उनकी ज़मीन नहीं बचती, फर्टाइल लैंड नहीं बचता जहाँ पे वो खेती कर सकें। फ्यूडलिज्म देखिए, सेकंड क्या रीज़न है कि जो फ्यूडलिज्म थे, फ्यूडलिज्म की वजह से भी जो बेस था पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का और सर्वडम का, वो प्रिवेल होने लगा अप टू 1861। अच्छा, ये फ्यूडलिज्म क्या है, आपने सामंतशाही के बारे में पढ़ा होगा। तो जो लोग अमीर हो जाते, जो सामंत थे, तो उनके पास बहुत बड़े बड़े पीसेस ऑफ लैंड थे। तो वहाँ पे वो क्या करवाने लगे, वो पीजेंट्स यानी लैंडलेस फार्मर से काम कराने लगे। और सर्वडम देखिए, दास प्रथा, तो एक तरह से उन्होंने पूरी की पूरी सर्वडम दास सिस्टम जो होता है, ठीक है, कृषि दास, इस तरह का सिस्टम उन्होंने बना दिया। अब यहाँ पे जो पीजेंट्स थे, जो लैंडलेस फार्मर्स थे, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, क्योंकि धीरे धीरे उनकी ज़मीन भी छीनती गई, जिस तरह से आप कह सकते हो लोन लेते थे वो ज़मींदारों से, सामंतों से, तो वो चुका नहीं पाते थे, तो उनकी ज़मीनें छीन जाती थी। तो अब वो पहले जैसे किसान होते थे, तो अब वो सर्फ्स, ठीक है, सर्फ्स मतलब दास, कृषि दास बनके उनके सामंतों के लैंड पे काम करते थे। और जो भी प्रोड्यूस होती थी, जो भी प्रोडक्शन होती थी, तो वो उनके हाथ में नहीं आता था, बल्कि जो हायर क्लासेस यानी जो सामंत हैं और जो ऊंचे घराने के लोग हैं जिनकी ज़मीनों पे काम करते थे, वो सारा सारा इनकम अपने पास रखते थे प्रोडक्शन की। सर्वडम जो है, कोई डाउट नहीं है इसमें, 1861 में ख़त्म हो गया था। बट जो कंडीशन थी पीजेंट्स की, वो तब भी मिजरेबल रही। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़मीनें तो तब भी नहीं थी। अगर खुद की ज़मीन होती तो शायद वो खेती करके अपना पेट पाल लेते। इसके साथ ही प्रिमिटिव टूल्स जो थे वो यूज़ करते थे, पुराने ज़माने के टूल्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे। और सेम मेथड था कल्टीवेशन का भी। बर्डन ऑफ टैक्सेशन जो था, जो टैक्स का बर्डन था, वो भी उन पर पड़ता रहता था। उनके पास पैसे नहीं होते थे कि अपने टैक्स को वो चुका सके, इस वजह से वो कभी कभी जो है वो लोन भी लेते थे, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो अबाउट 70% जो फार्मर्स थे वहाँ के, वो अपना दिन का खाना भी कह सकते कि जुटा नहीं पाते थे। और लैंड जो हंगर था अमंग द पीजेंट वाज अ डोमिनेंट फैक्टर इन द रशियन सोसाइटी। तो इस तरह का जो एक पूरा का पूरा हंगर जो था, वो वहाँ के पीजेंट्स में बिल्कुल एक डोमिनेंट फैक्टर था, जिसके वजह से जो पीजेंट्स थे उन्होंने रूसी क्रांति में पार्टिसिपेट किया। सेकेंड रीज़न देखिए, डिप्लोरेबल प्लाइट ऑफ द रशियन वर्कर्स। तो रशियन वर्कर्स की जो हालत थी वो भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उनकी हालत भी ख़राब ही थी। तो आप देख सकते हैं कि ना फार्मर्स खुश थे ना वर्कर्स खुश थे। तो ये एक बहुत मेन वजह बनी, क्योंकि ये कॉमन लोगों में आते हैं, आम नागरिकों में आते हैं। तो यहाँ पे वर्कर्स देखिए, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ रशिया में, किसी तरह से भी जैसे अदर कंट्री में होता है, तो इसकी वजह से बिल्कुल बहुत सारी इंडस्ट्रीज ज़रूर सेटअप हुई। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक सेम टाइम पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज का सेटअप होना और बहुत स्पीड में। तो जो कैपिटलिस्ट थे उन्होंने ह्यूज सम्स जो था वो वेरियस इंडस्ट्रीज उन्होंने स्टार्ट किया, उससे बहुत सारा पैसा भी कमाया। और अगर वो पूरा एस्टिमेट भी देखा जाए, रिकॉर्ड देखा जाए, तो मोर देन हाफ द कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट हु वर मोर इंटरेस्टेड इन मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स एंड इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स। तो ये भी सही बात है कि जो कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट की थी, तो वो मेन उन्होंने पैसा इसलिए लगाया था ताकि वो और पैसा कमा सके, ना कि उन्हें इसलिए लगाया था कि वो वर्कर्स की हालत को सुधार सकें, ठीक है। यानी वर्कर्स से उन्हें कोई लेना नहीं देना नहीं था,
उन्हें था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को और कमा सके। जो भी फॉरेन और रशियन कैपिटलिस्ट हों उन्होंने एक्सप्लोटेशन ही किया वर्कर्स का अपने फ़ायदे के लिए। वर्कर्स का अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम जो आवर्स था जो उन्हें काम करना पड़ता था वो 12 to 14 आवर्स अ डे करना पड़ता था। उनके काम के हिसाब से उनकी सैलरी जो थी वो बहुत ही कम थी। उन्हें कोई हक नहीं था ट्रेड यूनियंस वगैरह बनाने का और किसी भी तरह के पॉलिटिकल राइट्स भी उनको नहीं दिए गए थे। थर्ड रीज़न है ऑटोक्रेटिक रूल था जार का, ठीक है, रशिया का। तो इसका किस तरह का रूल था जिसकी वजह से क्रांति हो गई? तो देखिए जार निकोलस सेकंड जो था वो एक ऑटोक्रेटिक और सेल्फ विल्ड रूलर था। सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो थी स्टेट की वो उसके हाथों में थी, ठीक है, वेस्टेड मतलब उसके पास समाहित थी। कोई भी उसके पावर्स और राइट्स के ऊपर कोई भी चेक नहीं कर सकता था और कोई भी किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकता था। वो डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग्स मानता था, यानी जैसे कि भगवान के ऑर्डर्स लोग फॉलो करते हैं उसी तरह से जार का कहना था कि मेरे ऑर्डर्स भी आम जनता जो है वो फॉलो करे, क्वेश्चनिंग ना करे। उसने पब्लिक वेलफेयर को पूरा इग्नोर किया, उसने लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। उसने इसके साथ ही जो प्रिविलेज क्लासेस थी उनको स्पेशल राइट्स दिए और जनरल पब्लिक को कोई अधिकार नहीं दिया कि वो गवर्नमेंट में कुछ कह सके या गवर्नमेंट के विरोध में कुछ बोल सके। जार निकोलस सेकंड इनएफिशिएंट और वीक रूलर भी था। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है जो है क्या रीज़न था, कॉजेस था। तो ये टीचिंग्स ऑफ अर्ली सोशलिस्ट एंड कार्ल मार्क्स। तो देखिए कुछ अर्ली सोशलिस्ट हुए, रॉबर्ट ओवन है, सेंट साइमन है, लुइस ब्लैंक है। पर्टिकुलरली ये सब जो है कार्ल मार्क्स ने इंकरेज भी किया था लोगों को कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, ठीक है, रिवॉल्ट करें किसके अगेंस्ट, जार के खिलाफ। और रशिया में जो भी ये इस तरह की कंडीशन उत्पन्न हुई जिसकी वजह से लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। कार्ल मार्क्स बिल्कुल एक डेडली अगेंस्ट था कैपिटलिज्म की। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी दास कैपिटल और वो जड़ से इस चीज़ को उखाड़ना चाहते थे। उन्हें अच्छे से पता था कि जो कैपिटलिज्म है वो कब उखड़ पाएगा यहाँ से, जब हम कोई क्रांति करें, रेवोल्यूशन करें। उसके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ ने रशियन पीपल को बहुत इम्प्रेस किया और उन्होंने ये भी बोला कि सब लोगों को सेम राइट्स मिलने चाहिए ताकि वो इंजॉय कर सकें जिस तरह से अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग अपने राइट्स को इंजॉय कर रहे हैं। तो वो चाहते थे कि रशिया में भी लोगों को उनके राइट्स मिले, जो वर्कर्स अगर वो काम करते, मेहनत करते तो उन्हें उसका पैसा भी मिले और अच्छा पैसा मिले। रेवोल्यूशन देखिए 1905 में एक रेवोल्यूशन हुई थी, तो वो किस तरह से इससे रिलेटेड है। तो देखिए रशियन रेवोल्यूशन से पहले 1905 में एक रशिया में रेवोल्यूशन हुई थी जिसे एक ड्रेस रिहर्सल बोला जाता है, अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 का। और ये रेवोल्यूशन कब हुआ, ये मूवमेंट रशिया में जब एक वॉर ब्रेक आउट हुआ रशिया और जापान के बीच में 1904 में। इस वॉर में जो है रशिया बहुत बुरी तरह हार गया था और यहाँ पे दोषी किसको माना गया, ठीक है, तो दोषी माना गया जार को। और धीरे धीरे क्या हुआ, लोग इसके खिलाफ हो गए और एक जो रेवोल्यूशन था वो ब्रेक आउट हो गया। एक प्रोसेशन चल रहा था पीसफुल वर्कर्स का जो कि एक पेटिशन लेके गए थे जार के पास और बीच में ही जार ने उन पे फायरिंग करवा दी थी और इसमें काफ़ी सारे हज़ारों से लेके हज़ार जो वर्कर्स थे, ठीक है, जो वो मर गए थे और थाउजेंड्स ऑफ दैम जो थे वो घायल हो गए थे। और यहाँ पे सम सेक्शंस जो थे आर्मी के और नेवी के वो भी जार के खिलाफ हो गए थे। जार ने जब इस तरह की कंडीशन देखी तो उसने प्रॉमिस किया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एडॉप्ट करता है इंग्लैंड में, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी वो एक स्वतंत्र रूलर की जगह अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रह के काम करेगा। बट जार ने इस चीज़ को बहुत जल्दी ही जब देखा कि हाँ ठीक सब कुछ ठीक हो गया है तो उसने अपने प्रोमिसेस को तोड़ दिया, रिलैप्स्ड मतलब इस सारी चीज़ों को छोड़ दिया, यानी आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को उसने फॉलो नहीं किया और अपने आप को फिर से एक डिवाइन रूलर की तरह उसने घोषित कर दिया। और स्टिल द रेवोल्यूशन फिर भी 1905 से एक ड्रेस रिहर्सल लोगों को मिल गई कि आगे चल के जब उन्होंने रेवोल्यूशन 1917 किया तो इससे पहले एक तरह की रिहर्सल उनको 1905 में मिल चुकी थी। फिर आता है रशियाज पार्टिसिपेशन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखिए रशिया ने ज्वाइन किया था एलाइज को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 में और इसमें उसको बहुत सारी पावर, थोड़ी सी सक्सेस भी स्टार्टिंग में मिली। बट आफ्टर 1915 क्या हुआ, उसको हार का सामना भी करना पड़ा और रशिया के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था वॉर में एकदम कंटिन्यू करना क्योंकि सेम टाइम पे शॉर्टेज हो गई थी वॉर मटेरियल की भी और फूड स्टफ्स की भी, ठीक है, खाने का सामान भी कम पड़ने लगा और वॉर मटेरियल भी कम पड़ने लगा। इसके साथ ही वो अनट्रेंड जो फार्मर्स हैं, क्योंकि सैनिकों की कमी होने लगी तो फार्मर्स को बिना कोई ट्रेनिंग दिए किसानों को वो वॉर में फाइट में भेजने लगे। अब एक अनट्रेंड फार्मर जब जाएगा तो बिल्कुल उसको जब ट्रेनिंग ही नहीं है, उसको कुछ आता ही नहीं, तो वो मारा जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ, रशिया को बहुत हैवी लॉस हुआ, मैन का भी और मनी का भी, ठीक है, तो पैसे और जो ह्यूमन कैपिटल थी दोनों ही बर्बाद हुई। और फेब 1917 में कहा भी जाता है अबाउट 6 लाख जो रशियन सोल्जर्स थे वो मारे गए इस वॉर में।
शॉर्टेज बिल्कुल हुआ फूड ग्रेन्स का, क्लोथ्स क्रिएटेड अ ग्रेट अनरेस्ट अमंग द पीपल। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे बहुत शॉर्ट होने लगी और लोग बहुत गुस्से में हो गए। और यही एक रीज़न था, आप कह सकते हो कि एक मेन रीज़न हो गया कि जिसके वजह से पीपल जो थे, लोग जो थे रशिया के, वो ज़ार के खिलाफ हो गए। और रशिया का जो पार्टिसिपेशन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ग्रेटली हैव द फॉल ऑफ द रशियन ऑटोक्रेसी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब रशिया ने पार्टिसिपेट किया ज़ार के कहने पे, तो एक तरह से कह सकते हो कि ये रशियन ऑटोक्रेसी का जो अंत था वो क्रेडिट गोज टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आई होप ये सारे जो कॉजेस हैं, जो रीजंस हैं, वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।